श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा भी ये टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है डीसी जनरेटर। तो इसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में सीख रहे थे। तो हमने पिछली कुछ क्लासों में इसके बारे में और भी सीखा है। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने क्या सीखा है कि डीसी जनरेटर असल में होता क्या है, कि डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है। इसके बाद में हमने सीखा डीसी जनरेटर कार्य कैसा करता है, डीसी जनरेटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर की संरचना, डीसी जनरेटर की संरचना पढ़ रहे थे हम। तो डीसी जनरेटर की संरचना में भी कुछ भाग हम देख चुके थे। डीसी जनरेटर की संरचना में भी हम कुछ भाग देख चुके थे। कौन कौन से भाग देख चुके थे अपन? डीसी जनरेटर की संरचना में हम कौन कौन से भाग देख चुके थे? हम डीसी जनरेटर की संरचना में हम पहले देख चुके थे कि बॉडी क्या होती है ना। बॉडी क्या होती है? बॉडी जो होती है पूरा मशीन का बाहरी आवरण, पूर्ण रूप से बाहरी आवरण जो होता है मशीन का, यह है बॉडी होती है। इस टाइप से ये मशीन का बेस होता है जिसपे मशीन रखी हुई होती है, और ये पूरा बाहरी आवरण ये बॉडी होती है। बॉडी को हम बोलते हैं योक, योक बोलते हैं, है ना। इसके बाद हमने देखे थे पोल एंड पोल शूज, पोल एंड पोल शूज, ठीक है। हमने दो चीजें को बॉडी देखा, उसके बाद पोल एंड पोल शूज देखा, उसके बाद हम देख रहे थे आर्मेचर, उसके बाद हम देख रहे थे आर्मेचर, है ना। तो हम दो तीन चीजें ऐसे कुछ इसकी देख चुके थे कि योग क्या होता है, योग होती बॉडी, बॉडी को योग बोलता है। ये बनता है कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन से हमारा योग बनता है। इसकी क्या होती है? उच्च चुंबकशीलता उच्च होती है, लो रिलक्टेंस होता है, निम्न प्रतिष्ठम। पोल एंड पोल शूज, पोल एंड पोल शूज बनाते हैं हम कास्ट स्टील के, कास्ट स्टील के हम इसे बनाते हैं। तो जब भी कास्ट स्टील का बनाते हैं इसे, जिसमें से पोल को लेमिनेट नहीं करते हैं, पोल शूज को लेमिनेट करते हैं, है ना। इसके बाद हमने आर्मेचर देख रहे थे। आर्मेचर के बाद में जो पोल शूज होते हैं, पोल शूज और आर्मेचर के बीच में जो गैप होता है, आर्मेचर के बीच में जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हमने बोला एयर गैप, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं वायु अंतराल। तो हम ये एयर गैप रखते हैं जो कि एसी मशीनों में कम होता है डीसी मशीन के मुकाबले में। डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन में यह गैप कम होता है, तो डीसी मशीन में एसी मशीन की तुलना में यह गैप ज्यादा होता है ना। तो ये गैप कितना रखते हैं हम? 1 mm से 6 mm तक इस गैप को हम रखते हैं, है ना। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम पढ़ रहे थे आर्मेचर के बारे में। तो आर्मेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब आर्मेचर के बारे में देखते हैं। तो हम आर्मेचर आज देखेंगे, आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। आर्मेचर और कम्यूटेटर एक साथ देखेंगे। तो हम बना रहे थे हैंड रिटन नोट्स, तो नोट्स में आगे साथ ही साथ आप लोग नोट्स कंप्लीट करते भी चलेंगे, है ना। तो नोट्स भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। नोट्स कंप्लीट करने से मैं कौन आपकी नोट्स तो चेक करने आऊंगा नहीं, ये तो आपके फायदे की बात है कि भाई आपको नोट्स कंप्लीट करोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी वीडियो आधे घंटे से 30 मिनट से लेके 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, तो है ना। तो ये वीडियो हम देख लेते हैं, हम सीखने के लिए देख लेते हैं, है ना। तो सीखने के बाद में जब हमें प्रैक्टिस करनी होगी, रिवाइज करना होगा, क्योंकि एग्जाम पास में आ जाएंगे, हमें बार बार रिवाइज करना होता है। कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए, कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए हमें उसे बार बार पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है। तो बार बार हम तो वीडियो तो देख नहीं सकते, नोट्स से
आसानी से और A to Z पूरी चीजें हमें माइंड में बैठ जाएगी, प्रैक्टिस करने से, रिवाइज करने से, बार बार पढ़ने से। इसलिए मैं नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ ना। तो आप लोग को सभी को नोट्स बनाना है, आप सभी को नोट्स बनाना है। तो हम देख रहे थे कल डीसी जनरेटर के कुछ भाग, है ना। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों एक साथ देखेंगे। हम कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों एक साथ देखेंगे, है ना। तो हमारा क्या होता है कि आर्मेचर का हमने तो नॉर्मली बना लिया था, आर्मेचर बना लिया था, कंडक्टर रख दिया था। लेकिन हम क्या होता है एक्चुअल में मशीन में आर्मेचर इस प्रकार से बना हुआ होता है, आर्मेचर कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो हम इस प्रकार से इसमें आर्मेचर बना लेंगे। तो जो हमारा आर्मेचर बना हुआ होता है, ये होते हैं आर्मेचर के स्लॉट्स। जो मैं बना रहा हूं ये होते हैं आर्मेचर के स्लॉट्स, ठीक है। ये आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं। इसमें क्या हम कॉपर तार की हम इधर से मैं थोड़े बड़े बना दे रहा हूँ, छोटे बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी ये एक समान रूप से होते हैं ना, आर्मेचर स्लॉट्स जो होते हैं वो एक समान रूप से होते हैं। वो तो आपको समझाने के लिए हम थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। ये चारों तरफ एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं। तो जो आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं इनके बीच में क्या है, कंडक्टर रखे होते हैं। ऐसे कंडक्टर कॉपर तार की हम बाइंडिंग कर दिए होते हैं, जो स्लॉट्स में हम इस प्रकार से कॉपर वायर की हम बाइंडिंग कर देते हैं। तो जो इस प्रकार से इसमें रहते हैं स्लॉट्स में। अब ये स्लॉट्स में ये कॉपर बाइंडिंग के तार रहते हैं, ये कॉइल के रूप में हम इसमें आर्मेचर में बाइंडिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोल शूज होते हैं। पोल पोल शूज रहते हैं हमारे, पोल एंड पोल शूज। कुछ इस प्रकार से हमारे पोल शूज रहते हैं, है ना। एक यदि एन होगा तो इसके सामने वाला एस होगा, इसके आगे वाला एस होगा। हाँ, इस प्रकार से इसमें कुछ पोल होते हैं। तो जब हमारे इस प्रकार का डीसी जनरेटर की हम संरचना कर लेते हैं तो इसमें ये होता है, इसके बीच में एक ही होता है हमारा कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर होता है जिसके बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है, जिसके बारे में हमें आज सीखना है। कम्यूटेटर और बीच में हमारी क्या लगी होती है, सॉफ्ट लगी होती है। ये क्या है, हमारी सॉफ्ट है।
तो ये ऊपर वाला भाग क्या है, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर है ना। इसके बाद में जो डॉट पॉइंट से हमने दिखाया, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके बाद में जो अंदर जो हमारे अलग अलग भागों में बांट के हमने अलग अलग जो बनाया है खांचे में या खंड में, तो ये है हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, और ये हमारा पोल शूज, पोल शूज। ये हमारी बॉडी है, मतलब योक है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसके जरूरी भाग होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, है ना। तो हम देख रहे थे आर्मेचर कोर और कम्यूटेटर, आज हम देखेंगे, है ना। पोल शूज के बारे में हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अभी हमारी डायग्राम लगभग लगभग बन गया है, तो हम अब आर्मेचर कोर के बारे में और कम्यूटेटर के बारे में देखेंगे। तो इसे नोट कर लो, कुछ भाग मेरे को मिटाना है। इसके नाम आपने नोट कर लिया, मैं इसके नाम को मिटा के यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम आर्मेचर के बारे में तो थोड़ा पढ़े थे, लेकिन आज और हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो आर्मेचर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आर्मेचर का हमारा बाहर से देखने पे ऐसे दिखता है। ये इसके आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं, और ये इसमें तिरछे स्लॉट बनाते हैं, स्क्यू स्लॉट्स बनाते हैं, है ना। स्क्यू स्लॉट्स क्यों बनाते हैं, स्क्यू स्लॉट्स हम क्यों बनाते हैं, स्क्यू स्लॉट्स आर्मेचर में स्क्यू स्लॉट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि तिरछे स्लॉट्स हमारे जब मोटर चलती है तो ये क्या वाइब्रेशन को कम करती है, वाइब्रेशन को कम करते हैं ये तिरछे स्लॉट्स, इसलिए हम इसमें तिरछे खांचे बनाते हैं, तिरछे खांचे इसके स्लॉट्स हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें तिरछे खांचे बनाते हैं, और आर्मेचर में क्या करते हैं हम, लग्स, एक जो लग्स होती है और सोल्डरिंग के द्वारा हम कम्यूटेटर के राइजर में, कम्यूटेटर के राइजर में कॉइल को जोड़ते हैं, को लगाते हैं। ठीक है, अब जो प्लग्स के माध्यम से और सोल्डरिंग के माध्यम से कम्यूटेटर का जो राइजर होते हैं उनमें हम कॉइल को लगाते हैं। जो आर्मेचर से जो कॉइल आती है तो उसमें हम इस प्रकार से, जो कम्यूटेटर का जो भाग होता है, ये कम्यूटेटर होता है हमारा, ये हमारा कम्यूटेटर होता है। ये कम्यूटेटर होता है तो यहाँ पे कम्यूटेटर का राइजर होता है, तो यहाँ पे हम लग्स और सोल्डरिंग के माध्यम से कम्यूटेटर के राइजर में आर्मेचर की कॉइल के जो एंडिंग सिरे होते हैं उसको कम्यूटेटर में जोड़ते हैं। और जब कम्यूटेटर में हम जोड़ देते हैं तो यहीं पे हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम कार्बन ब्रश लगाते हैं। जो कार्बन ब्रश लगाते हैं
है ना, 2 कार्बन ब्रश लगाते हैं, और 2 कार्बन ब्रश लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके माध्यम से आउटपुट में हम डीसी सप्लाई या विद्युत ऊर्जा या फिर आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होती है, विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है, हम इसे लोड पर ले लेते हैं, है ना। तो कार्बन ब्रश, आर्मेचर और कम्यूटेटर, ये तीनों एक साथ होते हैं। और यहाँ पे ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट में आर्मेचर कम्यूटेटर को एक लॉक करने के लिए की एक लॉक की चाबी बनी होती है, मतलब लॉक की चाबी की मतलब चाबी होती, लॉक की के द्वारा इसे एकदम फिक्स कर देता है, ये आगे पीछे सॉफ्ट से खसकता नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो सॉफ्ट है, जो शाफ्ट रहती है, मतलब अक्षीय एक्सल हम इसे बोलते हैं। तो एक्सल जो होता है मतलब शाफ्ट जो बनाते हैं हम इसमें माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का शाफ्ट का हम इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील का हम इसमें उपयोग करते हैं सॉफ्ट में, है ना। अब इसके बाद में हम यदि देखते हैं आर्मेचर जो बनता है, आर्मेचर हम कैसे बनाते हैं, आर्मेचर हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील को लेमिनेट करके, सिलिकॉन स्टील को लेमिनेट करके हम बनाते हैं। जब आर्मेचर को सिलिकॉन, ये वाला डायग्राम तो पहले आप बना लो और नोट कर लो, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं जब आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं तो उसे अलग अलग सिंगल सिंगल पत्तियों में से कट कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार की पत्तियां हमें दिखाई देती है, इस प्रकार की हमें पत्तियां दिखाई देती है। इस प्रकार की हम पत्तियों को कट कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार के हमारे कुछ स्लॉट्स बन जाते हैं, है ना। तो ये जो स्लॉट्स बन जाते हैं तो इसको हम जोड़ देते हैं काय पे, शाफ्ट पे। जब इसको हम शाफ्ट पे जोड़ देते हैं एक एक करके, तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से आर्मेचर दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आर्मेचर दिखाई देता है, जो कि हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। इसकी एक लेमिनेशन की मोटाई क्या होती है, लेमिनेटेड बना होता है, लेमिनेटेड होता है। तो इसकी एक लेमिनेशन की मोटाई होती है 0 पॉइंट, लेमिनेशन की इसकी मोटाई होती है 0.5 mm, 0.5 mm, ठीक है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है आर्मेचर की, इसकी होती है 0.5 mm, है ना। अब इसको सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर होता है इसका ये वाला जो भाग होता है, इसमें हम क्या इसको जोड़ देते हैं, ये जो कॉइल के एंडिंग सिरे होते हैं इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमें जोड़ा हुआ होता है, देखने में हमें इस प्रकार से दिखा होता है। और ये क्या होता है हमारे कार्बन ब्रश, ये होते हैं हमारे कार्बन ब्रश, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जब आर्मेचर हमारा इस प्रकार की पत्तियों से इसको मिला के इसको बनाते हैं, तो हमारा कुछ इस प्रकार से इसे लेमिनेटेड लेमिनेशन से बनाते हैं सिलिकॉन की पत्तियों से। उसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का भाग कौन सा, ये वाला जो जो दिख रहा है ना अंदर का भाग, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर बनता कैसे है, कम्यूटेटर बनता है, एक होती है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग क्या होती है, एक पूरी रिंग होती है, एक पूरी कंप्लीट हमारे पास एक रिंग होती है ना, एक पूरी आकार की ऐसे गोल रिंग होती है चूड़ी के आकार की। तो जब ये इस प्रकार होती है तो इसको काट देते हैं, इसे काट कर 2 भागों में विभक्त कर देते हैं,
ठीक है, इसे काटकर दो भागों में विभक्त कर देते हैं। मतलब स्प्लिट मतलब तोड़ना या बांटना, है ना। तो तोड़ना या बांटना होता है तो हम इसको बीच से काट के दो भाग में विभक्त कर देते हैं। तो एक भाग ये बन जाता है और एक भाग ये बन जाता है ना। ये हमारा हो जाता है स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग एक भाग ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2, ये स्प्लिट हो गया, दो भागों में अलग अलग हो गई। अब क्या करते हैं, इसे एक शाफ्ट पे बिठा देते हैं, एक शाफ्ट पे इसे फिट कर देते हैं। ठीक है, शाफ्ट पे इसे फिट कर देते हैं और जो स्प्लिट रिंग के बीच की जो खाली जगह होती है, इसके बीच में हम क्या भर देते हैं, अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ, अभ्रक। अभ्रक इसमें हम भर देते हैं। अभ्रक को इंग्लिश में बोलते हैं माइका। ठीक है, अभ्रक को हम इसमें माइका में माइका को हम स्प्लिट रिंग के बीचों में इसे भर देते हैं, ताकि ये कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ है ना, कुचालक पदार्थ मतलब इंसुलेटर, इसमें से करंट फ्लो नहीं होती है। मतलब ये वाला भाग इधर है, ये वाला भाग इधर है, इस भाग में यदि करंट है तो इस भाग में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये कुचालक हमने अभ्रक माइका को लगा दिए, कुचालक पदार्थ इंसुलेटर को, मटेरियल को हमने इसमें लगा दिए, तो इसलिए इसमें दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से अलग हो गए, है ना। तो ये इस प्रकार से ये स्प्लिट रिंग होती है। अब यदि इसी को स्प्लिट रिंग को या रिंग को और ज्यादा भागों में विभक्त कर दिया हमने, और ज्यादा भागों में विभक्त कर दिया, दो से ज्यादा भागों में विभक्त कर दिया, तो यहाँ पे हम जो अभ्रक भर देंगे, तो हम इसमें अभ्रक भर देंगे, तो दो से अधिक भागों में यदि इसे विभक्त कर दिए तो इसे स्प्लिट रिंग नहीं बोलेंगे, स्प्लिट रिंग नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, जब हम दो से अधिक ज्यादा भागों में विभक्त कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, स्प्लिट एक सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग बन गई। स्प्लिट रिंग को हमने और वो उसी रिंग को हमने चार भागों में विभक्त कर दिया, तो वो कहलाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक है। अब कम्यूटेटर के बारे में यदि हम पढ़े रहते हैं, तो कम्यूटेटर के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो कम्यूटेटर हम जानते हैं, कम्यूटेटर का यूज क्यों करते हैं, कम्यूटेटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, डायनामिक टाइप होती है, डायनामिक टाइप होती है। डायनामिक टाइप मतलब एसी टाइप, ठीक है, डायनामिक टाइप मतलब एसी टाइप। जो आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, वो होती है डायनामिक टाइप। ठीक है, अब जब डायनामिक टाइप इसमें उत्पन्न होती है तो इसे हमें चाहिए डीसी जनरेटर के लिए। तो डीसी जनरेटर के लिए जब हमें चाहिए, डीसी जनरेटर हम बात कर रहे हैं, तो हमें डीसी सप्लाई चाहिए। तो जब डीसी सप्लाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। स्प्लिट रिंग का यूज हम कब कर सकते हैं, जब आर्मेचर में कॉइल की संख्या सिर्फ दो हो या एक हो, तो तब हम स्प्लिट रिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉइल ज्यादा मात्रा में हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए होती है, तो हम ज्यादा कॉइल, पैरेलल पाथ और ज्यादा कंडक्टर का यूज करते हैं, ज्यादा कॉइल का, ज्यादा पोल का यूज करते हैं, तो उस समय हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो कम्यूटेटर में जो भाग होते हैं, जो खांचे होते हैं, जो एक जो भाग होता है, इसे बोलते हैं सेगमेंट। एक जो कम्यूटेटर का एक जो भाग होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सेगमेंट। तो जो सेगमेंट होता है कम्यूटेटर में, सेगमेंट की संख्या कॉइल की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। कम्यूटेटर में कॉइल सेगमेंट की संख्या कॉइल की संख्या के बराबर होगी, कॉइल की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या कॉइल की संख्या के बराबर होगी। अब कम्यूटेटर से हमें, आर्मेचर से हमें जो ईएमएफ मिली कम्यूटेटर के द्वारा, हमने एसी को
डीसी में बदल देते हैं। तो कम्यूटेटर का मान क्या होता है, काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। कम्यूटेटर का काम होता है आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ या विद्युत ऊर्जा को एसी से डीसी में बदलने का। अब ये बदलता है, एसी को डीसी में बदल दिया, तो हमें आउटपुट में हमें बाहर, जनरेटर के बाहर हमें किस रूप में मिलती, तो यह शुद्ध डीसी नहीं होती है। क्या शुद्ध डीसी नहीं होती है, हमें क्या होती है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी मिलती है। ठीक है, हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। हमें बाहर हमें आउटपुट में हमें पल्सेटिंग शुद्ध डीसी नहीं मिलती है, हमें शुद्ध डीसी नहीं मिलती है, हमें आउटपुट में मिलती है पल्सेटिंग डीसी। अब ये हो गया, हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिल गई, वो तो ठीक है, हम बाद में तो उससे रेक्टिफायर वो फिल्टर के द्वारा हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और शुद्ध डीसी प्राप्त कर लेते हैं। अब कम्यूटेटर का काम हमें समझ में आ गया ना, कि कम्यूटेटर का काम होता है आर्मेचर में उत्पन्न डायनामिक टाइप ईएमएफ को डायरेक्ट टाइप में या स्टैटिक टाइप ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम होता है। मतलब अपनी नॉर्मली भाषा में बोले तो एसी को डीसी में बदलता है। तो इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर का हिंदी नाम क्या हो जाएगा, पूर्ण यांत्रिक विष्टकारी। हम क्या बोलते हैं, हमने मालूम है कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, डिस्टकारी मतलब रेक्टिफायर। ठीक है, एसी को डीसी में बदलते हैं इसलिए रेक्टिफायर क्या होता है, एक उपकरण होता है या फिर युक्ति होती है, इसे हम स्टैटिक होती है, वो स्टैटिक टाइप की जो होती है, स्टैटिक उपकरण जो कि एसी को डीसी में बदलता है, जो घूमता नहीं है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह क्या कहलाता है, रेक्टिफायर, विष्टकारी। लेकिन कम्यूटेटर क्या है, इसे शाफ्ट पे फिट होता है। जब आर्मेचर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमता है, शाफ्ट घूमता है, आर्मेचर घूमता है तो कम्यूटेटर भी घूमेगा। और जब कम्यूटेटर घूमेगा तो ये घूमकर यांत्रिक ऊर्जा लेकर घूमकर क्या करेगा, एसी को डीसी में बदल देगा। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, यांत्रिक विष्टकारी, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, कम्यूटेटर के बारे में समझ में आया। अब कम्यूटेटर हम बनाते कैसे, कम्यूटेटर बनाते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर से। ठीक है, तांबे का तो बना ही होता है, लेकिन हार्ड ड्रोन उसको बोलते हैं, है ना, हार्ड ड्रोन तांबा, मतलब हार्ड ड्रोन कॉपर का इसका हम बनाते हैं। इसके बीच में, इसके सेगमेंट के बीच में हम किस भाग से अलग करते हैं, इसको भाग से अलग करते हैं, अवरक से, माइका से, है ना। कुचालक होता है अवरक, उसको हम यहाँ पे करते हैं। कुचालक में अवरक का ही यूज क्यों करते हैं हम, अवरक का यूज हम इसलिए करते हैं, क्योंकि अवरक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक टाइप। यदि इसका तापमान बढ़ता है ना, वो धनात्मक होता है। इसका यदि तापमान बढ़ता है, ये अवरक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। यदि इसका ताप बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, इसका यदि ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में अब यहाँ बता देता हूँ, इसको नोट कर लो और ये वाला डायग्राम नोट कर लो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जब हमारा कम्यूटेटर घूमता है, तो हमारा कम्यूटेटर घूमता है तो क्या होता है कि इसमें घर्षण होता है, या फिर अन्य कोई कारण से घर्षण होने के कारण
या फिर किसी और चीज के कारण यहाँ पे तापक्रम बढ़ जाता है। यहाँ पे जो अभ्रक होता है इसका तापक्रम बढ़ जाता है, कम्यूटेटर का तापक्रम बढ़ जाता है। तो इसका तापक्रम बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम, है ना। तो इसका तापक्रम बढ़ जाता है तो क्या इसका तापक्रम बढ़ने के साथ साथ इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और हमें क्या चाहिए, इसका प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। इसका प्रतिरोध क्या है, कम नहीं होना चाहिए। यदि ताप बढ़ने के साथ साथ यदि इसका प्रतिरोध, अभ्रक का प्रतिरोध कम हो गया तो क्या है, इन सेगमेंट के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये वाले सेगमेंट और ये सेगमेंट, यदि इस वाले अभ्रक जो कुचालक पदार्थ है इसका रेजिस्टेंस यदि कम हो गया तो क्या ये 1 नंबर सेगमेंट और 2 नंबर सेगमेंट के बीच में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम अभ्रक का यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है ना, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। किसका, अभ्रक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। इसकी प्रकृति ही पॉजिटिव होती है ना। इसका रेजिस्टेंस को टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम ये करते हैं, है ना। अब इसके लिए आगे हम अब देखते हैं कार्बन ब्रश के बारे में। कार्बन ब्रश के बारे में, अब कार्बन ब्रश के बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं। तो कार्बन ब्रश के बारे में देखने से पहले ये आर्मेचर और कम्यूटेटर के बारे में आप लोग नोट कर लो। तो मैं इसे मिटा दूंगा और आप लोग को अपने नोट्स में नोट कर लो। साइड हेडिंग डालो आर्मेचर, साइड हेडिंग आर्मेचर। तो आर्मेचर लिखो उसमें, आर्मेचर की कोर, आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील, आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन, आर्मेचर स्टील के लेमिनेशन, आर्मेचर स्टील के लेमिनेशन की बनाई जाती है और आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई, आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm रखते हैं। आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर की कोर में हम स्क्यू स्लॉट्स बनाते हैं। स्क्यू स्लॉट्स मतलब तिरछे खांचे बनाते हैं, तिरछे खांचे बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यह वाइब्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि यह स्क्यू स्लॉट्स वाइब्रेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर में स्लॉट्स के माध्यम से आर्मेचर के स्लॉट्स में कॉपर कंडक्टर को रखकर, ये हमने स्क्यू स्लॉट्स बना दिए हैं, ये स्लॉट्स बनने हैं, इनमें हम कॉपर कंडक्टर को रखेंगे। इनमें हम कॉपर कंडक्टर को रखकर लग्स होती है ना, लग्स ये कॉपर की होती है ना, कॉपर की यूज करेंगे इसमें। तो कॉपर लग्स और सोल्डरिंग का यूज करके, कॉपर लग्स लग्स का उपयोग करके कम्यूटेटर के राइजर पर जोड़ते हैं, अब साइड हेडिंग डालो कम्यूटेटर,
साइड हेडिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में लिखो कम्यूटेटर को हार्ड ड्रॉन कॉपर हार्ड ड्रॉन कॉपर हार्ड ड्रॉन कॉपर की रिंग को अभ्रक मतलब माइका के द्वारा कई भागों में विभक्त करके बनाया जाता है। कई भागों में विभक्त करके बनाया जाता है। इस प्रकार से कुछ हमारा कम्यूटेटर होता है। इसको कई भागों में हम ऐसे विभक्त करके बनाते हैं। तो ये इसमें हम माइका द्वारा इसको अलग कई भागों में विभक्त करके इसको बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, कम्यूटेटर में अभ्रक की मोटाई, जो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, इसके बीच में जो हम अभ्रक भरते हैं, यहाँ पे देखो जो अभ्रक भरते हैं ये, तो इसकी मोटाई, अभ्रक की मोटाई 0.5 mm से 1 mm तक होती है। 1 mm तक होती है। 0.5 mm से 1 mm तक होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो अभ्रक की मोटाई होती है वह 0.5 mm से 1 mm तक होती है। अब ये यहाँ पे इसे कम्यूटेटर की सतह तक नहीं रखते हैं, ये थोड़ा कुछ अंदर गहराई में रहता है। तो कुछ इस अभ्रक को हम बोलते हैं अंडरकट माइका या अंडरकट अभ्रक, अंडर कट माइका। तो ये कितनी गहराई तक रहता है, सतह से कितने नीचे रहता है, यह सतह से कितने नीचे रहता है, यह होता है 1 mm से 1.5 mm तक। ठीक है, 1 mm से 1.5 mm तक ये अंडरकट मतलब सतह से नीचे अंदर की ओर कटा हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं अंडरकट माइका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अभ्रक, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अभ्रक की मोटाई 0.5 mm से 1 mm तक होती है। 0.5 mm से 1 mm तक होती है। और अंडरकट माइका 1 mm से 1.5 mm तक होता है। अंडरकट माइका की अंडरकट माइका 1 mm से 1.5 mm तक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कम्यूटेटर एक यांत्रिक रेक्टिफायर, यांत्रिक दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। यांत्रिक दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। यांत्रिक दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। यह आर्मेचर में प्रेरित
अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रेरित अल्टरनेटर वोल्टेज को या प्रेरित अल्टरनेटिंग ईएमएफ को बाहरी परिपथ में डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है या डीसी ईएमएफ में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। कम्यूटेटर ये जो होते हैं दो अवरक के बीच में या विभक्त वाले भाग के बीच में क्या बोलते हैं, हम इसको सेगमेंट बोलते हैं। जितने भागों में कम्यूटेटर को हम रिंग को विभक्त करते हैं तो वो उन विभक्त भागों को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या देखो, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, कार्बन ब्रश ये कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। ब्रश कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से ब्रश बना हुआ होता है। ठीक है, ये कार्बन ब्रश होता है। तो कार्बन ब्रश कहाँ फिट होते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर यह फिट होते हैं ब्रश होल्डर में। ठीक है, जिस होल्डर में यह फिट होते हैं उसे बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का होल्डर कुछ इस प्रकार होता है। कार्बन ब्रश का ब्रश होल्डर कुछ इस प्रकार होगा, जिसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, इसके नीचे स्प्रिंग लगी हुई होती है और यहाँ पे हम कार्बन ब्रश फिट कर देते हैं। अब जब कम्यूटेटर घूमता है, आर्मेचर घूमता है, जनरेटर चलता है तो धीरे 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 करके ये घिसता जाता है, ये कार्बन ब्रश धीरे 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 घिसता जाता है। और ये स्प्रिंग का काम क्या होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर चल रहा होता है तो कम्यूटेटर पे एक निश्चित दबाव बनाने के लिए स्प्रिंग होती है और ये घिसते जाता है और स्प्रिंग के द्वारा ये उस पर एक निश्चित दबाव बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ब्रश होल्डर में लिखो वह होल्डर जिसमें कार्बन ब्रश को फिट किया जाता है, कार्बन ब्रश होल्डर कहलाता है। ब्रश होल्डर में नेक्स्ट पॉइंट, ब्रश होल्डर में स्प्रिंग द्वारा दबाव 1.5 न्यूटन से 2.5 न्यूटन तक, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 1.5 न्यूटन का बल लगेगा, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें लगेगा। तो क्या है कि जो ब्रश होल्डर की जो स्प्रिंग होती है इसके द्वारा दबाव कितना होगा, इसके द्वारा दबाव होगा 1.5 से 2.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तक इसमें स्प्रिंग का दबाव पड़ता है कम्यूटेटर पर। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट लिखिए कार्बन ब्रश का चयन। कार्बन ब्रश का चयन। अब कार्बन ब्रश भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कार्बन ब्रश अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जब कार्बन ब्रश अलग अलग टाइप के होते हैं तो हम क्या करेंगे, जहां जितनी हमें जिस कार्बन ब्रश की आवश्यकता होगी तो हम आवश्यकता अनुसार कार्बन ब्रश का चयन कर लेंगे, और हम जो मशीन होगी, जैसी मशीन होगी, हमें आवश्यकता अनुसार हम उसका क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे और उसका उपयोग हम कर लेंगे। तो क्या है, कार्बन ब्रश यदि कहीं पे लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज और हाई करंट, हाई करंट, तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन जो होता है, कार्बन का प्रतिरोध ज्यादा होता है। कार्बन का क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज है लेकिन करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा है तो हमें किस किस प्रकार का कार्बन ब्रश का उपयोग करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कॉपर ब्रश का यूज करेंगे। कॉपर ब्रश का यूज करेंगे, ठीक है। यदि लो वोल्टेज हाई करंट होगा, यदि लो वोल्टेज हाई करंट होगा, यदि कोई जनरेटर है जिसका वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा है, तो उस समय हम वहां पे कार्बन ब्रश का उपयोग नहीं करेंगे। हम वहां पे कार्बन ब्रश का उपयोग नहीं करके हम कौन से ब्रश का उपयोग करेंगे, हम वहां पे उपयोग करेंगे कॉपर ब्रश का। अब नेक्स्ट कंडीशन, यदि हमारा मीडियम वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम कॉपर का भी यूज नहीं करेंगे और कार्बन का भी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट ब्रश का, ठीक है। ग्रेफाइट ब्रश का यूज हम यहाँ पे करेंगे। यदि कोई जनरेटर है जिसका वोल्टेज मीडियम है, या तो एकदम बहुत कम भी नहीं है या बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रेफाइट ब्रश का यूज करेंगे। मीडियम वोल्टेज है तो मीडियम क्या होगी, करंट भी होगी, मीडियम करंट भी होगी, ठीक है। यदि कोई जनरेटर की वोल्टेज मीडियम और करंट भी मीडियम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट ब्रश का उपयोग करेंगे। यदि थर्ड एक कंडीशन है, यदि हमें हाई वोल्टेज है, ये तो लो वोल्टेज हो गया, मीडियम वोल्टेज, यदि कोई जनरेटर हाई वोल्टेज दे रहा है, हाई वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज होगा, तो हाई वोल्टेज तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि लो करंट हो जाएगा अपने आप, है ना। तो हाई वोल्टेज है और लो करंट का जनरेटर है, तो यहां पर हम इस कंडीशन में कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे। कौन, तब हम कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे, कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे। तो हमें एक बात समझ में आई, यदि हाई वोल्टेज जनरेटर होगा, हाई वोल्टेज जनरेटर मतलब बड़ा जनरेटर, बड़ा आकार का जनरेटर, तो वहां पे हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। या फिर जिस जनरेटर में हाई वोल्टेज होता है वहां पे हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। यदि लो वोल्टेज है तो हम कॉपर ब्रश का यूज करेंगे, मीडियम वोल्टेज है तो ग्रेफाइट ब्रश का यूज करेंगे, और हाई वोल्टेज है तो हम कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे। तो अब हम कुछ और एक चीज और बता देखते हैं, जो जो कॉपर ब्रश है, कॉपर ब्रश है, तो मैं हेलो, तो मैं बता रहा था जो कॉपर ब्रश है, जो कॉपर ब्रश है, यह 0.39 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप 0.93 है, और ये ग्रेफाइट ब्रश है, ये 0.5 इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, और कार्बन ब्रश का होता है 1 वोल्ट। एक कार्बन ब्रश द्वारा, एक ब्रश द्वारा वोल्टेज ड्रॉप 0.39 वोल्ट होगा, ग्रेफाइट ब्रश का 0.5 वोल्ट होगा, और कार्बन ब्रश का एक कार्बन ब्रश द्वारा 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज के लिए इतना ही था, बाकी का अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।